हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आ गए हैं एक बार और डिस्कस करने के लिए एक ऐसी चीज के बारे में जो खुद तो क्या है इनविजिबल और हम लोगों को क्या कर देती है सबको विजिबल, यानी कि आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे लाइट। एक ऐसी चीज जो क्या हो जाती है वाटर में से पास हो जाती है विदाउट गेटिंग वेट, पास हो जाती है और गीली भी नहीं होती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक लाइट चैप्टर की 2 वीडियो पढ़ी हैं और दोनों वीडियो में हमने क्या देखा है कि भाई एक वीडियो में तो हमने कंप्लीटली रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया है और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अपने नन्हे मुन्ने छोटे छोटे टॉपिक्स, यानी कि टर्म्स यूजिंग इन आवर 10th क्लास के चैप्टर लाइट में। ओके गाइस, गॉट इट। तो आज हम करने जाने वाले हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो 10th क्लास में आपके प्लेन मिरर में कुछ ज्यादा नहीं है, ओनली प्लेन मिरर की आपकी आती हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज, यानी कि आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज। तो आप डेली क्या देखते हो? डेली सुबह उठते ही आप अपने बाल बनाते हो, राइट। आपके पापा शेविंग करते होंगे, मम्मी भी अपने बाल बनाती है, किसमें? डेली एक प्लेन मिरर में। और उस प्लेन मिरर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको शायद पता भी होगी, राइट। तो प्लेन मिरर की जो भी प्रॉपर्टीज थी, बट वो प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमारा एक टॉपिक जो है जो बचा हुआ है वो ये है टाइप ऑफ इमेजेस, कि भाई एक इमेज क्या होती है। इमेज, इमेज यानी कि हमारी फोटोकॉपी, हमारी सॉफ्ट फोटोकॉपी, है ना। इमेज क्या होती है? जिसको हम कभी छू नहीं सकते हैं, ऐसी कॉपी होती है जिसको हम कभी छू नहीं सकते हैं। तो इमेज के लिए स्टडी करने के लिए आपने एक बहुत ही अच्छी चीज पढ़ी थी, वो था टाइप ऑफ बीम्स, यानी कि कौन से बीम थे हमारे? पैरेलल बीम, सेकंड वाला कौन सा था? हाँ, वेरी गुड, कन्वर्जिंग बीम। एंड थर्ड वाला कौन सा था? डाइवर्जिंग बीम, राइट। तो जो कन्वर्जिंग बीम था उसमें क्या होती, सारी लाइट चारों तरफ से आके एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, ठीक है। और डाइवर्जिंग बीम में क्या था कि एक पॉइंट से लाइट निकल रही थी और चारों तरफ जा रही थी। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज एन इमेज। इमेज क्या होती है कि भाई अगर मुझे इमेज फॉर्म करनी है एज ए लाइट रे, तो मुझे मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए होती हैं कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए। और वो दोनों की दोनों लाइट रे या तो क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए, या फिर अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रे ऐसे इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाती है। या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, एक ऐसा वर्ड है जो बच्चों को कॉमनली समझ में नहीं आता है, तो उसका कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता रही हूँ यहाँ पे। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक प्लेन मिरर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज ये वाली साइड में क्या होगी, फॉर्म होगी। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से मैंने क्या बोला आपको, कम से कम 2 रे हमें चाहिए होती हैं कोई भी इमेज फॉर्म करने के लिए। तो भाई ये 2 रे हमने निकाली, एक रे इधर गई और वापस इधर आ गई। अब ये जो रे है ये यहाँ पे गई है, तो आपको शायद एक पहले वाला अपना एक टॉपिक याद होगा जिसमें हमने ऐसे मिरर पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो भी लाइट रे ऐसे आती है, यानी कि नॉर्मल पे ओवरलैपिंग करती हुई आती है, तो वो हमेशा अपना जो आई है वो 0 बनाती है। तो उसकी वजह से जो हमारा आर है वो भी क्या बन जाता है, 0, नल, राइट। और अगर आई और आर दोनों के दोनों हमारे हो जाए 0, तो क्या होगा, हमारी लाइट रे जिस पाथ से आती है वापस भी चली जाएगी उसी पाथ पे, यानी कि अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। तो इसमें एक और टर्म ऐड हो जाती है कि जब लाइट पाथ पे आती है और उसी पाथ को रिट्रेस कर देती है, इसको हम एक और छोटी सी चीज बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली छोटी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अपने पाथ को रिवर्स, एक चीज जो है वो रिवर्स हो रही है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, जैसा था बाद में फिर वैसे हो जाना, राइट। तो लाइट क्या हुई, पाथ पे आई, जिस पाथ पे आई उसी पाथ पे क्या हो गई, वो वापस चली गई, अपने पाथ पे क्या हुई, रिवर्स हो गई। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ओके गॉट इट। अब इसमें सेम कंडीशन कहां पे हो रही है? यहाँ पे अप्लाई हो रही है। भाई इसमें भी क्या हो रहा है? ये लाइट रे यहाँ पे हमारा एंगल बना रही है I इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कर देगी? देखो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको पहले, ये अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। अब ये सोर्स में से बहुत सारी रे निकल रही है, तो हम एक और रे को कंसिडर कर लेते हैं। तो भाई हमने एक और रे कंसिडर किया। यहाँ पे ये पॉइंट पे ये रे क्या हुई है? इंसिडेंट हुई है। तो इंसिडेंट हुई है तो हमने यहाँ पे भी किया एक नॉर्मल ड्रॉ। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमने बना दी रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे दोनों क्या हो गए हैं? इक्वल। अब देखो ये जो दोनों लाइट हैं ये क्या हो रही है? ये डाइवर्स हो रही है, यानी कि ये आगे जाके कभी नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन 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 अगर हम इन दोनों रेज को क्या कर दें? पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें लाइक दिस। देखिए अब हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर मैं दोनों रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूं तो मैं देख रही हूं कि मुझे लग रहा है कि ये दोनों रे ये पॉइंट से निकली हैं। देखिए ठीक है, ये रे ऐसे निकल के गई और ये रे ऐसे निकल के गई। तो ये जो दोनों रे हैं ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं। अब यहाँ पे क्या घटना घटित हो रही है? यहाँ पे हो रहा है these rays are likely to be appears to meet। ये हमें मीट करती हुई जस्ट दिख रही है, हमारा जस्ट एक भ्रम है। और इस टाइप की जो इमेज होती है जिसमें रेज होती हैं appears to meet, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके गॉट इट। और जो दूसरी वाली हमने इमेज पढ़ी जिसमें लाइट एक्चुअल में मीट कर रही हैं उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। अब बात आती है इन दोनों इमेज के एग्जांपल्स की कि भाई ये वर्चुअल इमेज और रियल इमेज जो है वो हमारी कैसे बनी है। ठीक है, वर्चुअल इमेज आप अपनी जनरल लाइफ में, आप अपनी डेली लाइफ में वर्चुअल इमेज कहाँ देखते हो? बोलो। कहाँ देखते हो? हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग। डेली जो आप मिरर देखते हो और उसमें जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी होती है? हमेशा वर्चुअल इमेज। और जब आप जहां जाते हो, कहाँ जाते हो? थिएटर में मूवी देखने जाते हो, तो उस टाइम पे जो आपकी इमेज बनती है वो होती है हमारी रियल इमेज। यानी कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं, बट रियल इमेज को हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कांट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ओके गॉट इट। एंड सेकेंड वाली को हम लिखेंगे कैन बी फॉर्म। आप साथ साथ लिख भी सकते हो। ठीक है, अब सब लोग एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद अपने अपने किचन से एक स्पून उठा के लेके आएंगे। ठीक है, मैं भी आपको एक स्पून दिखा देती हूं। तो देखिए ये हमारी स्पून है। आपके घर में जो भी स्पून है आप उसको लोगे और स्पून के साथ आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बार हम स्पून के ये वाले पार्ट में अपना फेस देखेंगे और एक बार हम स्पून के ये बाहर वाले कर्व वाले पार्ट में देखिए, एक बार इनर पार्ट में अपने फेस को देखेंगे और एक बार आउटर पार्ट में। जरूरी नहीं आप अपना फेस ही देखो, आप क्या कर सकते हो? आप कोई भी पेन वगैरह से भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो जैसे भी अभी मैं देख रही हूँ कि आप भी साथ साथ देखो, वीडियो पॉज भी कर सकते हो एक बार। मैं देख रही हूँ कि जो इनर वाला पार्ट है उस पे जो इमेज बन रही है मार्कर की वो ऐसे बन रही है उल्टी। अगर मेरा मार्कर यहाँ है तो उसकी इमेज मुझे ऐसे दिख रही है, राइट। बट अगर मैं ये आउटर वाले पार्ट पे देख रही हूँ तो उसमें मार्कर की इमेज बन रही है एज इट इज। तो गाइस जो भी इमेज उल्टी होती है, उल्टी लटकी हुई हमें दिखती है, वो हमेशा होती है रियल इमेज। और जो इमेज हमेशा हमें सीधी दिखती है वो इमेज होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल उल्टी क्यों दिखती है और वर्चुअल सीधी क्यों दिखती है वो चीज हम आगे आप एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे किसमें? रे डायग्राम्स में। कि जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें एक्चुअल में
आपकी जो इमेज है रियल वो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। गॉट इट। तो जब भी कभी भी हम वर्चुअल इमेज का जिक्र करेंगे तो उसके साथ हम सीधा, वर्चुअल में सीधी बनती है और सीधा को हम बोलते हैं फिजिक्स में इरेक्ट। क्या बोलते हैं, ERECT, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। और जब भी कोई भी इमेज अगर रियल बनती है, रियल और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो उल्टे को हम फिजिक्स में बोलते हैं इन्वर्टेड। यानी कि जब भी वर्चुअल इमेज का जिक्र होगा तो हम बोलेंगे वर्चुअल और इरेक्ट, और जब भी रियल इमेज का जिक्र होगा तो हम बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड। तो ये था हमारा इमेज का कंसेप्ट। उसके अलावा वर्चुअल इमेज आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी हैं। हम जब बहुत छोटे होते थे या फिर अब भी बहुत सारे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते होंगे, लाइक हम कोई भी मैग्नीफाइंग ग्लास हम लेते हैं और उससे सन से किसे फोकस करवा के हम पेपर जलाते हैं, राइट। तो जब हम पेपर जलाते हैं तो वो सन की एक इमेज होती है और वो पेपर एक्चुअल में जल जाता है, क्योंकि वो जो सन की जो इमेज है वो भी क्या है हमारी भाई, रियल है। वो इमेज रियल है इसलिए वो पेपर जल जाता है। तो इस टाइप से आपके रियल और वर्चुअल आपकी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मुझे एक बार जरूर रिप्लाई करना कि रियल एग्जांपल जो मैंने बताया उसके अलावा और कौन से आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो। तो आई थिंक अब सबको ये इमेज वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी भी होंगी। पढ़ी क्या, आप अपनी डेली लाइफ में प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली अपने आप को मिरर में सीधा देखते हो। ऐसा नहीं है कि आप मिरर के सामने खड़े हुए और आपको अपने पैर दिखने लगे, राइट। अपने पैर दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। आपको अपने मिरर में अपना फेस ही दिखता है ना। फेस दिख रहा है, दैट मीन्स आप बिल्कुल सीधे खड़े हो। मिरर में जो इमेज बन रही है वो भी सीधी है, और सीधी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे प्लेन मिरर की हुई, इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। एंड मैंने आपको एक और बात थोड़ी देर पहले बताई कि जहां जहां भी वर्चुअल का जिक्र होगा वहां वहां इरेक्ट का भी जिक्र होगा। राम लक्ष्मण जैसे होते हैं वैसे ही होता है वर्चुअल और इरेक्ट। और क्या है हमारा, भरत और शत्रुघ्न जैसे होते हैं वैसे होता है हमारा क्या, क्या रियल और इन्वर्टेड। आजकल रामायण देख रहे हैं ना, तो रामायण वाले कैरेक्टर याद आ रहे हैं हम लोगों को, है ना। ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या हुआ कि भाई ये किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। फॉर्म इरेक्ट इमेज, ओके। थर्ड वन, अगर मैं मान के चलूं कि भाई देखो ये हमारा है प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ तो यहाँ आप खड़े हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मिरर के अंदर भी उतना ही दूर खड़े हो। यानी कि जितना आप बाहर मिरर से हो उतना ही आपकी इमेज मिरर के अंदर है। और उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम हमेशा स्मॉल यू यानी कि नन्हे मुन्ने लेटर्स यू में लिखेंगे, एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज को हम हमेशा स्मॉल वी यानी कि नन्हे मुन्ने लेटर स्मॉल वी में लिखेंगे। कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स का रूल है। ओके गॉट इट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुई हमारी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर को मैं कैपिटल एम लिख रही हूं, इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये एम हमारा क्या है, मिरर है।
तो मैंने क्या बोला, डिस्टेंस को हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट वाले डिस्टेंस को हम लिखेंगे u और इमेज वाले डिस्टेंस को हम लिखेंगे v। इट मींस इसका सेकंड वाला पार्ट क्या हो गया, u इज ऑलवेज इक्वल टू v इन द केस ऑफ प्लेन मिरर। ओके गॉट इट। हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, अब हम कर रहे हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। भाई जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऐसा कभी होता है कि आप जितने बड़े हो मिरर में देखा इतने छोटे से हो गए, या फिर ये बड़े दिख रहे हो आपको। आपने देखा है सुबह सुबह आपसे सुबह सुबह उठे, आंख खुली, मिरर में देखा, लिखा अरे आज तो मैं छोटा सा लग रहा हूँ, या फिर देखा अरे मैं इतना बड़ा कैसे हो गया, राइट। बट जितने बड़े हो यानी कि जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट आपको कहाँ पे दिखती है, मिरर के अंदर भी दिखती है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है कहाँ पे, मिरर के सामने, वही ऑब्जेक्ट की हाइट होगी किसमें, पीछे मिरर में, इमेज में। और अगर मैं बोलूं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं h1 से डिनोट करूं और हाइट ऑफ इमेज को मैं h2 से डिनोट करूं, तो अवर h1 इज ऑलवेज इक्वल टू होगा h2 के। तो हम एक बार लिख लेते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is always equal to height of image। okay got it। यानी कि it means h1 is always equal to h2 in the case of plane mirror। and the fifth और last but not the least property वो ये होगी कि जो आपकी जो इमेज होती है वो होती है लेटरली इन्वर्टेड। आप अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो लगता है राइट हैंड उठा रहे हैं हम, और अपना राइट हैंड उठाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपना लेफ्ट हैंड आगे कर रहे हैं, राइट। यानी कि आपके बहुत सारे सेल्फी कैमरास भी ऐसे होते हैं जिसमें आप सेल्फी खींचते हो, देखते हो लेफ्ट वाला फेस राइट दिख रहा है और राइट वाला फेस लेफ्ट दिख रहा है। वो क्यों होता है, वो इस मिरर की प्रॉपर्टी की वजह से ही होता है। और जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हमने नामकरण किया है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड यानी कि आपकी जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट होता है। बहुत सारे वर्ड्स भी आपने देखे होंगे जो आपके जो इमेज है, जो सॉरी ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो मिरर है उसमें आपको उल्टे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बी तो आपको ये बी ऐसे दिखना चाहिए, है ना, बट ये बी आपको कैसे दिखता है, ऐसे। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको उल्टे दिखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है भाई, हमारी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी लेटरली इन्वर्टेड की वजह से। तो ठीक है, आई थिंक आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हैं, क्योंकि लाइट चैप्टर में हम प्लेन मिरर में सिर्फ मिरर की सिर्फ प्रॉपर्टी ही पढ़ने वाले हैं, उसके अलावा उसके बाद एक्सटेंडेड और कुछ नहीं है। लेकिन आगे कंपटीशन में इससे थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंडेड है कि अगर मैं एक से ज्यादा मिरर का यूज करती हूं तो मेरी कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, अगर मैं मिरर को किसी एंगल पे रखती हूँ तो मेरी कितनी इमेज फॉर्म होगी। मैं आपको एक हल्का सा रिमाइंडर आपको रिमाइंड करवा रही हूँ कि भाई एक 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ, अगर हमें इमेज निकालना है, अगर हमारे पास क्या है, 2 मिरर हैं और हमें निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस, तो हम कैसे निकालेंगे, n इक्वल टू 360 बाय थीटा। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है जिससे हम हमारी नंबर ऑफ इमेजेस निकालते हैं। फॉर थीटा क्या है, थीटा हुआ हमारा एंगल बिटवीन टू मिरर्स, यानी कि दोनों मिरर के बीच में जो भी एंगल होगा वो एंगल को हम यहाँ पे नीचे डिवाइड में रखेंगे। और एन हमारा क्या हुआ, एन हमारा हुआ नंबर ऑफ इमेज, कितनी ज्यादा हमारी इमेज फॉर्म होगी। जैसे आप बार्बर की शॉप पे जाते हो, एक पीछे मिरर लगा हुआ होता है, राइट, उस पीछे वाले मिरर में इमेज फॉर्म होती है, फिर उसमें भी आपको आगे वाला मिरर दिखता है, उसमें आप बैठे हुए दिखते हो। तो ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी इमेजेस वहां पे फॉर्म हो जाती हैं। जो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है हमारे एंगल पे, ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि भाई अगर ये वैल्यू हमारी इवन आ जाती है तो हमें उसको 1 में से माइनस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी है यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री,
ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी क्या हुई यहाँ पे 360/90, तो कितना हुआ हमारा यहाँ पे 4। तो n की वैल्यू हमारी हो गई 4 माइनस हम 1 करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया है इवन नंबर, तो n हमारी होंगी 3, तो हमारी टोटल 3 इमेज हमारी क्या हो जाएंगी फॉर्म हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेशो 360/थीटा अगर इवन नंबर आता है तो हमें लिखना है n-1, और अगर हमारा ओड आता है तो हमें लिखना है क्या ओनली n। फॉर एग्जाम्पल अभी ओड का एक एग्जाम्पल खुद से सोच के देखो कि भाई हम 360 को किससे डिवाइड करें कि हमारा ओड आ जाए। सोचिए सोचिए, सोचो सोचो सोचो, कुछ आ रहा है कुछ, सोचो सोचो। अगर हमारा एंगल है 40 डिग्री, ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे एंगल क्या हुआ मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, अगर हमारा थीटा है 40 डिग्री तो हमारी n की वैल्यू क्या हुई 360/40, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, नो, तो यानी n की वैल्यू 9। अगर हमने दोनों के दोनों मिरर ऐसे 90 ना रख के ऐसे रख दिए, हल्का सा 40 रख दिए, तो टोटल इमेज हमारी फॉर्म होंगी कितनी 9 इमेज। ठीक है, और अगर हमने क्या किया पूरा कंप्लीट 90 रखा तो हमारी इमेज फॉर्म होंगी ओनली 3। यानी कि अब हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की हमारी क्या प्रॉपर्टी हुई बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, यानी कि आपकी जो इमेज है वो कैसी होगी वर्चुअल होगी। और आपको पता है जहां राम आएगा वहां पे लक्ष्मण का जिक्र जरूर होता है, यानी कि वर्चुअल के साथ आप जिक्र करोगे किसका इरेक्ट का भी, वर्चुअल और कैसी फॉर्म होगी इरेक्ट फॉर्म होगी। सेकंड भी हो गया अभी हमारा। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है कि भी जितना दूर आप ऑब्जेक्ट हो, आप अगर जितना दूर आप मिरर से खड़े हो आपकी इमेज भी मिरर में उतना ही दूर खड़ी है। यानी कि अगर u आपका 2 सेंटीमीटर है, अगर आप 2 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, 2 सेंटीमीटर दूर खड़े नहीं हो सकते हो है ना, चलो 2 मीटर लगा लो, ठीक है, 2 मीटर दूर अगर आप खड़े हो तो आपकी इमेज भी क्या होगी 2 मीटर दूर मिरर के अंदर खड़ी हुई होगी। और थर्ड हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है हाइट, आप जितने लंबे मिरर के सामने खड़े हो उतने ही लंबे मिरर के पीछे भी खड़े होगे, जिसको हमने H1 और H2 से डिफाइन किया है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके न्यूमेरिकल्स में आपको U, V, H1 और H2 और इन सब को नन्हे मुन्ने लेटर्स में ही लिखना है, यानी कि स्मॉल लेटर्स में आपको लिखना है। ओके, एंड हमारी जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाती है लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी हो गई है। उसके बाद हमने थोड़ा सा और आगे उसको इंक्रीज किया है, वो ये है कि जो हमारी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होती हैं, अगर मेरे पास है एक से ज्यादा मिरर, जो एग्जांपल है बार्बर की शॉप का है ना, जो मैंने अभी आपको दिया कि अगर मेरे पास एक से ज्यादा मिरर है तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी, और वो किस पे डिपेंड करता है भाई हमारे ये थीटा महाराज पे, इन पे डिपेंड करता है। ये सब गड़बड़ कर देते है ना, इन पे कैसे डिपेंड करता है कि जितना थीटा उसको हम डिवाइड करेंगे 360 से। हमारा फॉर्मूला होता है इमेज फॉर्म करने का क्या, मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देती हूँ कि हमारी n की वैल्यू होती है 360/थीटा, कब होगी जब ये इवन होगा, सॉरी जब ये क्या होगा ओड नंबर होगा, जो हमने 40 डिग्री वाला एग्जांपल करके देखा है। ठीक है, और n को हम लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू 360/थीटा, कब लिखेंगे जब ये होगा हमारा इवन नंबर। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर ओड नंबर आता है तो हम सीधा n लिख देंगे, और इनका रेशियो अगर इवन नंबर आता है तो हम सिर्फ n नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे n-1। तो अब की बार लॉकडाउन के बाद बार्बर की शॉप पे जाते ही पहले यही देखना, ठीक है, कि आपकी कितनी सारी इमेज फॉर्म हो रही है, फिर मुझे बताना आगे कितनी सारी इमेज फॉर्म होंगी। ओके गॉट इट। तो ये हमने प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ लिया है। अब हम करने जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट
mirror that are called spherical mirror. But spherical mirror पढ़ने से पहले you have to know about sphere. पता है किसी को what is the difference between a circle and a sphere? सोचो सोचो क्या डिफरेंस है? दोनों राउंड राउंड है, सोचो, बोलो, आप बोलो, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हाँ, वेरी गुड। यानी कि हमारा जो सर्कल होता है वो 2D फॉर्म होती है और जो स्फीयर होता है वो क्या होती है? 3D फॉर्म होती है। सर्कल का आप हमेशा एरिया निकालते हो, रेक्टेंगल का आप हमेशा एरिया निकालते हो, स्क्वायर का आप हमेशा एरिया निकालते हो, क्योंकि ये तीनों चीजें क्या हैं? 2D फॉर्म में। इनके पास सिर्फ दो ही चीजें हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, सिर्फ दो चीजें। बट हम जो भी 3D फॉर्म में पढ़ते हैं, स्फीयर, सर्कल का स्फीयर, फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर का क्यूब, और हम क्या पढ़ेंगे? रेक्टेंगल का क्यूबॉइड। स्फीयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये तीनों की हम एक और चीज निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो जिस भी चीज की वॉल्यूम निकलती है उसको हम बोलते हैं 3D। और 3D के अंदर भी आप घुस सकते हो। आपका रूम 3D है इसलिए आप उसके अंदर घुस रहे हो। अगर 2D रूम होता तो नहीं घुस पाते। बोर्ड में घुस जाओगे? नहीं घुस पाओगे, क्योंकि ये क्या है? 2D है। 3D होता तो इजीली जा सकते थे, है ना? ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया है कि स्फीयर क्या होता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई जो जो स्फीयर है, अगर मैं उसके दो पार्ट कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ए बॉल, मेरे पास अगर एक बॉल है और मैंने इसको कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, लाइक दिस। 8th क्लास में आपको कट करके भी दिखाया होगा, एक्सपेरिमेंट भी शायद आप लोगों ने किया होगा, राइट? तो जब भी मैं इसको कट करती हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अभी हो गया। देखो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले स्पून देखा था, स्पून ऐसे होती है ना? तो वैसे ही ये है, एक कर्व बनता है वहां पे, कर्व, इसको कर्व बोलते हैं, राइट? ठीक है, तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसका एक पार्ट लिया, मैंने इसका ये पार्ट लिया और इसको क्या कर दिया? आउटसाइड से कोटिंग कर दी मैंने इसके। ठीक है, ये भाई आउटर साइड पे मैंने क्या कर दिया? इसको कोटिंग। और कोटिंग करने के बाद ये इसका अंदर वाला पार्ट हो गया हमारा, क्या हो गया भाई? पॉलिश्ड। और पॉलिश्ड और रिफ्लेक्टेड, यानी कि अंदर वाला पार्ट जो केव जो हमारी बनी है, केव वाला पार्ट क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड। और एक ऐसा मिरर जिसका केव वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है उसको हम बोलेंगे, उसका हमने नामकरण भी उसी हिसाब से कर दिया, क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। ओके, गॉट इट। अब देखो, अब बॉल का एक और हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, उसके साथ हमने क्या, बेचारे के साथ हमने क्या कर दिया भाई? उसको मैंने क्या किया? मैंने बोला कि ले तेरे मैं अंदर की तरफ से कोटिंग कर देती हूँ भाई। ठीक है, तो मैंने उसको क्या किया? अंदर की तरफ से कोटिंग कर दी। अंदर की तरफ से की तो बाहर वाला सरफेस क्या हो गया? शाइनी हो गया। बाहर वाला सरफेस क्या हो गया? पॉलिश्ड हो गया। और इसका हमने नामकरण किया क्या? सबको पता भी होगा 8th क्लास में, कॉन्वेक्स मिरर। मिरर को मैंने बोला था मैं एम से डिनोट करूंगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने दो स्फेरिकल मिरर पढ़े, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एंड अगेन a question, why these mirror are called spherical? Why these mirror are called spherical? हम इनको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिकॉज दीज आर द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ये एक स्फीयर का पार्ट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्फेरिकल। और इसका कॉनकेव वाला पार्ट क्या है? क्या है? रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए हमने इसको बोला कॉनकेव, और दूसरे वाले को क्या बोल दिया? कॉन्वेक्स। तो इस टाइप से हमने दोनों मिरर पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इन मिरर के पैरामीटर्स, यानी कि अब हम इन मिरर से जो भी अपना क्या बनाने वाले, जो भी हम खाना बनाएंगे, अब हम पढ़ रहे उनके इंग्रेडिएंट्स, कि भाई ये खाने को बनाने के लिए, खाना यानी कि हमारे रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम्स के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट के बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी रेसिपी क्या होनी चाहिए, हमारी रे कैसे आई, कैसे गई, कहां से आई, कहां पे गई, वो कैसे होना चाहिए, वो होती है रेसिपी।
और फिर हम बनाएंगे अपना एक्चुअल खाना, यानी कि रे डायग्राम्स। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि इनके इंग्रेडिएंट कौन से हैं, ठीक है। तो चलो भाई इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ते हैं। तो इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ने के लिए हमें चाहिए एक कॉनकेव मिरर। पहले एक कॉनकेव मिरर के इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्वेक्स के पढ़ेंगे। वैसे दोनों के नियरली इक्वल टू सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है आपको जो कलर से। अच्छा अभी देखिए, ये हमारा जो कॉनकेव मिरर है ये एक स्फीयर का पार्ट है। तो मैं डॉटेड करके उस स्फीयर को क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये स्फीयर है तो इसका कुछ सेंटर भी होगा, तो भी ये हो गया हमारा स्फीयर का सेंटर। तो स्फीयर का सेंटर हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो उस स्फीयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व का सेंटर, द सेंटर ऑफ स्फीयर, the center of sphere from which our mirror is made up of is called center of the या फिर center of curvature। तो इसको हमने बोल दिया center of curvature। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम हमेशा कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। किससे, कैपिटल सी से, ठीक है, गॉट इट। अब मिरर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो मिरर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम बोलेंगे पोल टू द मिरर। ए पॉइंट which divide the mirror into two equal parts is called pole to the mirror, pole, and denoted by capital P, not none letters, in capital P। Again एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, जो हम एक ऐसी लाइन जैसे हमने नॉर्मल इमेजिन किया था वैसे हम यहाँ पे भी इमेजिन करेंगे। ऑफ कोर्स फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजन्स, राइट। हमें इमेजिन करना पड़ेगा सब कुछ। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अभी हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को टच करेगी और एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि अ इमेजिनरी लाइन व्हिच जॉइन द पोल ऑफ द मिरर and the center of curvature and extend either one side is called principal axis। तो ये हमारी क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोकस। तो आपको फोकस करना है सबको कि फोकस कैसे निकलता है, ठीक है। तो फोकस के लिए हमें एक बार फिर से अपने डायग्राम को नीट एंड क्लीन करने के लिए मैं अगेन एक और डायग्राम बना रही हूं कि भाई अगर एक बीम ऑफ लाइट आए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, भाई ये लाइट बीम आया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया और क्या हुआ, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गया। ये पॉइंट पे देखो ये जितनी भी पैरेलल लाइन आई, यहां ये सारी की सारी पैरेलल लाइन आई, ऐसे आई और ये ऐसे चली गई, ठीक है। बट ये जाते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से इंटरसेक्ट होके गई हैं, एंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड ऑफ कोर्स हमने एक बीम पढ़ा था ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसी घटना घट रही है यहाँ पे, राइट। तो ऐसा कन्वर्जिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। यानी कि a beam of light coming parallel to the principal axis and after reflection it intersect or it converges on a particular point and that converging point is called focus to the mirror। तो ये हमारा क्या हुआ, फोकस। एंड फोकस को हम डिफाइन करेंगे कैपिटल एफ से। तो भाई हमारा यहाँ पे एक बन गया इस डायग्राम में फोकस, और ये था हमारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ हमारे पास यहाँ पे दो डिस्टेंस भी आ गई हैं। फर्स्ट डिस्टेंस है कि भाई जो हमारा ये स्फीयर था इसकी एक रेडियस है सीपी, सीपी इसकी रेडियस है ना, राइट। तो सीपी जो स्फीयर की रेडियस है वो कर्व का बन जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर
from which our mirror is made up of is called radius of curvature, or the distance between the center of curvature and the pole is called radius of curvature and denoted by capital R को हम क्या बोलेंगे, radius of curvature. Again, the distance between the focus and the pole is called focal length. Focal length. And focal length को हम नन्हे मुन्ने छोटे छोटे लेटर्स में ही लिखेंगे, और and there is a relation between the R and the F, and that is R अगर बड़ा भाई है और F अगर छोटा भाई है, देखो R कैपिटल लेटर्स में है तो बड़ा भाई, F छोटे लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में है तो क्या है, छोटा भाई। तो इन दोनों के बीच में रिश्ता ये है, रिलेशन ये है कि भाई जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई से डबल है, बिल्कुल एज उसकी क्या है, डबल, यानी कि R हमारा क्या है, 2F। तो ये हो गई इन दोनों के बीच में रिलेशन, दोनों की रिलेशन क्या हुई, R इज इक्वल टू 2F। ये रिलेशन आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ये रिलेशन हमारे कहाँ पे आएगी, न्यूमेरिकल्स में। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस छोटी सी चीज है, बड़ा भाई छोटे भाई से डबल है भाई, तो R क्या है, F का डबल, R इज इक्वल टू 2F, हमें ये याद रखना है। तो इस टाइप से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। मैं वीडियो के लास्ट में इन सब की डेफिनेशन भी आपको एक बार लिख दूंगी, आप आराम से अपनी नोटबुक पे भी लिख सकते हो, राइट। तो फर्स्ट वन हमारा क्या हुआ भाई, हमने पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, यानी कि हमारे स्फीयर का जो सेंटर होगा हमारे मिरर का, वो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने पढ़ा पोल के बारे में, यानी कि मिरर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल ऑफ द मिरर। फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो ज्वाइन करती ही है, उसके अलावा एक्सटेंड भी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हमने पढ़ा फोकस, अगर हमारा कोई भी लाइट बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है और वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल आएगा, मिरर पे जाके इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट होगा, बट रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाएगा, एंड दैट कन्वर्जिंग पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फोकस हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि भाई जो हमारा स्फीयर था उसका सेंटर था, उसकी डायमीटर भी है तो उसकी रेडियस भी है, तो जो स्फीयर की जो रेडियस थी वो हमारे कर्व की क्या बन गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, CP डिस्टेंस जो है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन फोकल लेंथ, यानी कि फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारी क्या हुई, फोकल लेंथ FP। और R को हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और F को हम वेरी गुड नन्हे मुन्ने लेटर्स में ही लिखेंगे। तो उसके बाद दोनों भाइयों में एक थी रिलेशन R इज इक्वल टू 2F, जो हमें याद रखनी है। तो ये था डिस्क्रिप्शन हमारे इंग्रेडिएंट का, जो किसके थे, कॉनकेव मिरर के। अब हम पढ़ेंगे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉनकेव मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर क्या करता है, फोकस जब हमने बनाया था तो लाइट रे उसने क्या कर दी थी, कन्वर्ज कर दी थी, तो इसलिए हम कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ओके, और आप लोग अब देख ही रहे हो कि दोनों मिरर ऑपोजिट हैं, भाई ऑपोजिट हैं तो एक कन्वर्जिंग हुआ तो दूसरा क्या होगा, वेरी गुड डाइवर्जिंग। तो वो लाइट रे को क्या करेगा, हाँ डाइवर्स। तो अभी हम यहाँ पे बना देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं, कुछ भी कमी नहीं है दोनों में, लेकिन हम हमेशा बनाएंगे ये वाला मिरर। क्यों, क्योंकि ये वाले मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे होता है और उससे हमें साइन कन्वेंशन आगे जाके हमारे न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि हम हमारे दोनों मिरर ऐसे बनाएंगे कि उनकी रिफ्लेक्टिंग साइड कहाँ हो, लेफ्ट हैंड साइड में।
आपका ऑब्जेक्ट यू कहां पे रखा हो, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस टाइप से आपको एक मिरर बनाना है। अगर ऐसे बनाओगे तो ठीक है, लेकिन आपको रे डायग्राम करने में बहुत ही तकलीफ होने वाली है, बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, अभी हम करेंगे इसके सारे फीचर्स जो भी हैं हम करने वाले हैं, वो ये है कि भाई ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, इस टाइप से एक स्फीयर का पार्ट है। इसका भी जो सेंटर है वो का क्या हो गया, वेरी गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, पोल पढ़ा था, यहाँ पे एक हो गया पोल, इसका भी मिड पॉइंट। फिर इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ही होगी, हो गई भी ऐसे ही प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसका जो फोकस है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, बट जो कॉन्वेक्स मिरर है वो लाइट को डाइवर्ज करेगा। यानी कि एक अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आ गया भाई, आ गया, तो ये इसको कन्वर्ज करने की बजाय क्या कर देगा, डाइवर्स। तो ये इसने क्या कर दिया यहाँ पे, डाइवर्स। ये सारी ऐसे चली गई बेचारी, ठीक है, ये डाइवर्स हो गई। अब डाइवर्स हो गई तो डाइवर्स तो हो गई, लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोनों रे कहीं पीछे से चल के आ रही है, यहां से नहीं, पीछे से। पीछे से कहां से, ये पॉइंट से। अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे क्या लगेगा कि भाई ये दोनों रे भी पीछे से चल के आ रही हैं, कहां से, यहां से। यानी कि मैं इन दोनों जगह से देखती हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रे, सॉरी ये चारों रे ये पॉइंट से निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं। ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, बट अपीयर्स टू मीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या बना भाई, फोकस। ये हमारा क्या था, सी। एंड अगेन इसमें भी एफ पी हमारा क्या होता है, स्मॉल एफ होता है, और सीपी हमारा क्या होता है, आर होता है। और जो रिलेशन है आर इक्वल टू 2f, ऑफ कोर्स ये वही दोनों भाई हैं, तो दोनों के बीच में रिलेशन वही रहने वाली है। तो ये सब चीज हम पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव को हम एक और क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। तो न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरी नहीं है कि वो आपको कॉनकेव ही बोले, वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भी एक कन्वर्जिंग मिरर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको अंडरस्टूड होना जाना चाहिए कि भाई कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, ठीक है। और एक हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ये लाइट को क्या कर रहा है, ऐसे फैला रहा है, डाइवर्स कर रहा है, यानी कि डाइवर्जिंग मिरर। तो अगर न्यूमेरिकल्स में आए यू हैव ए डाइवर्जिंग मिरर, ओके, तो क्या आना चाहिए माइंड में कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। गॉट इट। अब देखो एक और चीज आपने नोटिस की होगी, कन्वर्ज जब लाइट हो रही है तो एक्चुअल में मीट हो रही है, यानी कि एक्चुअल में जो मीट होती है वो कैसी इमेज होती है, वेरी गुड, कॉनकेव हमारा क्या बनाएगा, रियल इमेज। और जो ये देखो यहाँ पे मीट नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, likely to be appears to meet हो रहा है। और जो इमेज appears to meet थी वो कैसी थी, वर्चुअल इमेज। और रियल का भाई, राम का भाई लक्ष्मण, रियल का भाई इनवर्टेड। ओह ये भरत शत्रुघ्न थे ना, भरत शत्रुघ्न थे, ये था राम, तो इसका भाई लक्ष्मण क्या हुआ, इरेक्ट। ठीक है, गॉट इट। तो आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ओके। ये सब जो भी आपको पैरामीटर्स हैं आपको ये सारे याद रखने हैं, आपको इन सब की डेफिनेशन आनी चाहिए। ऑफ कोर्स डेफिनेशन भी आपके एग्जाम में आती हैं, और डेफिनेशन इनकी आपको प्रॉपरली याद रखनी है। लाइक अगर फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ की आपको डेफिनेशन बतानी है, या फिर फोकस लगा लो, फोकस की आपको डेफिनेशन बतानी है, तो फोकस की आप डेफिनेशन ये नहीं बोलोगे कि फोकस इज द ये इसका फोकस हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, या फिर हाफ पे आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ऐसे नहीं बताना है। जैसे मैंने आपको बोला कि द पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन द बीम या फिर ऑल लाइट रे कन्वर्ज एट ए पॉइंट, और
appears to converge at a point and that converging point is called focus to the mirror। आपको ऐसे कंप्लीट प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखनी है, उसी से आपके मार्क्स मिलेंगे। ऐसे जो भी नंबर्स वाली डेफिनेशन है या फिर फॉर्मूला वाली डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है। तो ये थे हमारे आज के खाना बनाने के इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो हम आगे जाके करने वाले हैं रे डायग्राम्स, उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, हमारे क्या पढ़ेंगे हम, रेसिपी। जो हमें रे डायग्राम बनाने हैं वो हमें कैसे बनाने हैं, कौन सी रे कहाँ से आनी चाहिए और आने के बाद रिफ्लेक्टेड होके वो कहाँ जानी चाहिए, वो सब चीज हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबको सबको ये याद रखना है क्या क्या होता है फोकस, क्या होता है फोकल लेंथ, क्या होती है फोकस और फोकल लेंथ में पजल नहीं होना है। फोकस को कैपिटल वर्ड्स में लिखना है और फोकल लेंथ को हाँ छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। ओके बाय, गुड नाइट।